संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा पार हो चुकी है। दरअसल अगर हम इस आबादी की बात करें तो इस आबादी का 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो। इस तरह के सोशल साइट्स पर जुड़े हुए हैं और लोग अपने जो भी अंदर टैलेंट होता है उस टैलेंट को रील के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। अब गाँव हो, देहात हो या शहर हो, कोई भी हो, जो भी ज़रा सा भी एक्टिव है वो सोशल मीडिया पर अपनी बातें बताना शुरू कर देता है। दरअसल गुरुग्राम में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। उसके पिता ने 5 गोलियां अपनी बेटी को मार देता है और 5 में से 3 गोलियां लग जाती हैं। उस लड़की की मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि वो टेनिस खिलाड़ी थी। न केवल उसने प्रदेश में बल्कि देश में भी बाहर उसने जो है कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। उसमें हिस्सा लेने के बाद उसने बहुत सारे मेडल अपने नाम किया। जब हमने उस लड़की के बारे में और जानने की कोशिश की कि आखिरकार सोशल मीडिया पर उसका कोई अकाउंट हो, उसकी पुरानी ज़िंदगी के कुछ पन्ने पलटे जाए, देखा जाए कि आखिरकार उसकी हत्या के पीछे की वजह क्या रही होगी, तो पता चलता है कि उसका सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट ही नहीं है। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, कहीं भी वो दिखाई नहीं देती। ये हाल तब है जब 1 साल पहले उस लड़की ने एक वीडियो एल्बम भी शूट किया था, यानी कि उसमें एक्टिंग की थी। एक्टिंग का भी उसको शौक था और मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि कहीं न कहीं रील या फिर सोशल मीडिया भी उसकी कत्ल के पीछे की वजह थी। मगर आज की कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस टेनिस खिलाड़ी को, जो कि देश के अच्छे खिलाड़ी में से उसकी गिनती होती थी, उसका कत्ल क्यों होता है और उसके अपने ही पिता ने इतनी बेरहमी से उसका कत्ल क्यों कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम की। गुरुग्राम में एक सेक्टर है 57 और 57 में ही एक जगह लगती है सुशांत लोक सेकंड। दरअसल यहाँ पर G156 मकान नंबर है और उस मकान की अगर हम पहली मंजिल की बात करें, यानी कि फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पर दीपक यादव, जो उसकी पत्नी है मंजू यादव, उसका बेटा है धीरज यादव, बेटी है राधिका यादव, जो कि पहली मंजिल पर रहते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पर उनका छोटा भाई, जो सगा छोटा भाई है, नाम जिसका कुलदीप यादव, और उनकी पत्नी सीमा यादव, उनकी बेटी अनमोल यादव और एक बेटा पीयूष यादव। ये फैमिली है जो नीचे रहती है और एक फैमिली है ऊपर रहती है। अब अचानक ही ये बात है 10 जुलाई 2025 की। सुबह 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में एक के बाद एक लगातार धमाके पर धमाके हो रहे थे और जैसे धमाके हो रहे थे, ये हो रहे थे पहली मंजिल पर, ग्राउंड फ्लोर पर। कुलदीप यादव मौके पर मौजूद थे। कुलदीप यादव ने तत्काल प्रभाव से अपने बेटे पीयूष यादव से कहा कि ऊपर वाली मंजिल से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या रसोई में कुकर फट गया हो। तुरंत ही बाप और बेटे दोनों दौड़ते हुए सीधे घर पहुंचते हैं, यानी कि ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचते हैं। जाकर देखते हैं तो जो उनका बड़ा भाई है दीपक यादव, वो आराम से बैठा हुआ है, बदहवास हालत में है, ना कुछ कहने की स्थिति में है। जो भाभी है मंजू यादव, वो भी अपनी ऐसे ही बदहवास हालत में है और वो देखता क्या है कि उसकी नज़र ड्राइंग रूम पर पड़ती है। वहाँ पर एक जो उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी वो पड़ी हुई है। अचानक ही उनकी नज़र पहुँचती है। वो आवाज़ भी लगाते हैं कि क्या हुआ, कैसे, ये किस तरह के धमाके थे। लेकिन रिवॉल्वर को देखते ही अंदाज़ा लग गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत जो है गड़बड़ हुआ है। जब ही नज़र पहुँच जाती है रसोई में, किचन में, जो उनकी भतीजी है जिसका नाम राधिका यादव है। दरअसल राधिका यादव की लाश पड़ी हुई थी, वो भी खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद ये सुबह 10:30 बजे के आसपास की घटना थी। अब कुलदीप यादव करे तो क्या करे, समझ नहीं पा रहे थे। अपने भैया से कुछ पूछते हैं तो भैया शायद कोई जवाब नहीं देते, जवाब देने की स्थिति में थे ही नहीं। भाभी से पूछते हैं तो भाभी की कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। इसके बाद तत्काल प्रभाव से जो अपनी भतीजी होती है उसकी नब्ज़ को टटोला जाता है और नब्ज़ को टटोलने के बाद यहाँ से वो उस लड़की को लेकर जाते हैं। ले जाने के बाद एक अस्पताल होता है, अस्पताल में उसे लेकर जाते हैं। आखिरकार ये हॉस्पिटल सेक्टर 56 में लगता है। इसका नाम है एशिया मेरिंगो हॉस्पिटल। वहाँ लेकर जाते हैं, इलाज शुरू होता है। डॉक्टर उसे देखते ही कहते हैं कि इसे हम बचा नहीं सके, यानी कि आपने लाने में इसको देर कर दी। लेकिन डॉक्टरों ने जैसे उस लड़की का इलाज करने की शुरुआत की थी, तत्काल ही उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को फ़ोन कर दिया था। अब नज़दीकी पुलिस स्टेशन के पास जो सूचना पहुंचती है वो ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी और जैसे ही सूचना मिलती है तो एसएचओ विनोद कुमार अपनी टीम को लेकर के मौके पर पहुंच जाते हैं और आकर पूछते हैं। डॉक्टर बताता है कि इनको 3 गोलियां लगी है, 1 गोली उनकी गर्दन में लगी है, 2 गोली उनकी पीठ में लगी है। अब इसके बारे में ये पूछने की क्योंकि पुलिस के लिए अब ये बड़ी बात थी, क्योंकि इस तरह से हत्या होना और जिस संबंधित थाना क्षेत्र में हत्या हुई है उसके लिए तो वाकई बड़ी बात है। अब उन्होंने इस बात की पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि राधिका यादव, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास, जिसने ग्रेजुएट की हुई थी और टेनिस खिलाड़ी है, उसने 57 लगभग बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था और 57 में से 18 ऐसी प्रतियोगिताएं थी जहां उसने गोल्ड मेडल जीता था। अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि AITA की अगर हम माने तो उसकी अंडर 18 में उसकी 75वीं रैंक थी और AITA महिला युगल में उसकी 53वीं रैंक थी।
और महिला एकल में उसकी 35वीं रैंक उसने हासिल की थी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF की रैंकिंग की अगर हम देखा जाए तो उसकी 113वीं रैंक थी, यानी कि वो खिलाड़ी बड़ी थी। अब उसके बारे में जब जैसे जैसे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे उसके बारे में नई नई जानकारी जुट रही थी। पता चलता है कि लगभग 3 महीने पहले ही वो टेनिस खेलते खेलते चोटिल हो जाती है, चोटिल कुछ ज़्यादा लग जाती है उसको चोट, और चोट ऐसी लगती है कि भविष्य में ज़्यादा शायद जैसे पहले खेलती थी वैसा नहीं खेल पाएगी उतना अच्छा। इसीलिए एक दिन उसने अपने पिता से बातचीत की, पापा से कहा कि पापा मैं अच्छा तो नहीं खेल पाऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपना एक एकेडमी खोलूँ और वहाँ पर आसपास के जो बच्चे होंगे उन बच्चों को मैं खुद ट्रेनिंग दूंगी। और जाहिर सी बात है, सोच कर देखिए कि हमारे सिखाए हुए बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जब खेलेंगे तो हमारा कितना नाम होगा। उसके पिता ने ये बात सुनी, उसने कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बताओ तुम्हारी एकेडमी में कितना रुपये खर्चा होगा। तभी बेटी ने अपने पिता को बताया कि कुछ इतना पैसा खर्च होगा। अपनी बेटी के इस सपने को, इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पिता ने थोड़े बहुत नहीं, लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। एकेडमी बना दी थी। उसके बाद उस लड़की ने एकेडमी ज्वाइन की और उसमें जो बच्चे आने शुरू हो जाते हैं तो आसपास के इलाके के हर कोई अपने बच्चों को टेनिस का खिलाड़ी बनाने के लिए तत्पर हो जाता है। बच्चे आने लगते हैं और उसके बाद फिर यहाँ इस लड़की का नाम होने लगता है। अब इसके बारे में ये भी पता चलता है कि चाहे देश की प्रतियोगिता हो या विदेश की, जो इस लड़की के पिता है राधिका यादव के दीपक यादव, उन्होंने बचपन से ही अपनी बेटी के हर सपने को पूरा किया था, हर ख्वाहिश को पूरा किया था। अब यही सवाल था कि आखिरकार बाप ने गोली मारी है तो क्यों मारी। जो लड़की का चाचा है कुलदीप यादव, उसने पूछा था कि आखिरकार तुमने क्या देखा। वो बताता है कि आखिरकार तुमने क्या देखा, तो वो बताता है कि साहब मैं जैसे ही भाग के ऊपर पहुंचा था तो पहली बार तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुकर फट गया है, क्योंकि रसोई में कोई खाने बनाने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि कुकर से लगातार सीटी आ रही थी। लेकिन एक के बाद एक जब लगातार धमाके जैसी आवाज़ आती है, ऊपर जाते हैं, जाकर देखते हैं तो भतीजी रसोई में पड़ी हुई है, क्योंकि वो खाना बना रही थी। और इसी बीच में उनके भैया ने एक के बाद एक 5 गोलियां मारी। जैसे ही अब पुलिस यहाँ से सूचना प्राप्त करने के बाद सीधा मौके पर पहुँच जाती है, घर पहुँचती है। G156 में जब वहाँ पहुँच जाने के बाद ग्राउंड फ्लोर से होते हुए सीधा पहली मंजिल पर पहुँच जाते हैं और जाकर वहाँ देखते क्या है कि जैसा दीपक यादव बैठा हुआ था भैया के सामने, कुलदीप यादव के सामने, सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास जब पुलिस पहुँचती है तब भी वो वहाँ पर वैसे ही पोजीशन में एकदम शांत बैठा हुआ था। अब उसको पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद सीधा थाने लेकर पहुंचती है और थाने ले जाने के बाद ये खबर और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ जो है वायरल हो चुकी थी कि एक नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल खेलने वाली एक लड़की जो बहुत अच्छी रैंकिंग हासिल की हुई थी, राधिका यादव, उसी के पिता ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। अब मीडिया वाले भी जुट जाते हैं इस खबर को जानने में। आखिरकार जब दीपक यादव को हिरासत में लेकर सीधा थाने पहुँचते हैं, वहाँ जाकर पहुँचने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी बेटी की हत्या क्यों की है, इसके पीछे की क्या वजह है। वो बताता है कि साहब जहाँ वो रहता है सेक्टर 57 में, थोड़ी सी फासले में एक वजीराबाद एक जगह लगती है, वहाँ पर हर रोज़ सुबह वो दूध लेने के लिए जाता है। जब दूध लेने के लिए जाता है तो वहाँ लोग उस पर छींटाकसी करते थे, कहते थे कि अब तो बेटी मोटा पैसा कमा रही है, अब तो तुम अपनी बेटी की कमाई खाते हो। बस ये बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। मैं अपनी बेटी से लगातार कह रहा था कि बेटा अब अपनी एकेडमी को बंद कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब बेटी और बाप के बीच में इस तरह के कुछ तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है, कहा-सुनी हो जाती है, तो उसे रोकने के तमाम प्रयास भी किए जा रहे थे। लेकिन लड़की ने साफ-साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं जिसके लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत की है टेनिस खेलने के लिए, इसलिए मैं उसे तो नहीं छोड़ने वाली। ऐसा पिता ने बयान दे रहा है। और इसी तरह की कुछ रिपोर्ट कुलदीप यादव ने दर्ज कराई थी। आखिरकार पिता से आगे पूछा जाता है तो तुमने उसे मारा क्यों? बोले साहब जब लोग रोज़-रोज़ ताने दिया करते थे, मैं बेटी को रोज़-रोज़ समझाया करता था, लेकिन बेटी मानने को तैयार नहीं थी। और 10 जुलाई 2025 की सुबह भी कुछ इसी तरह के झगड़े की शुरुआत होती है। मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, वो नहीं मानी, तो साल 2004 में जो उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर बना हुआ था, उस लाइसेंसी पिस्तौल से उसने लगातार गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तो 5 गोलियों में से 3 गोली बेटी को लग जाती है, 1 गर्दन में, 2 उसकी पीठ में। अब वो खून से लथपथ हो जाती है। चाचा आते हैं, उठाकर उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अब उसके बाद फिर ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो ही जाता है। इसके बारे में पता किया जाता है, जो दीपक है, दीपक यादव, वो दरअसल बिल्डर है और उसके कई अपने वो ऐसे फ्लैट बनाता है, उसे किराए पर देता है, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी खासी इनकम है, लाखों रुपए वो महीने के कमाता है। और शायद यही सोचकर अपनी बेटी को मना कर रहा था कि तुम ऐसा कुछ मत करो। पुराने गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो इसका एक दीपक एसेसरीज करके जो पार्ट्स मिलते हैं उसकी अपनी शॉप भी है, यानी कि कमाई के एक बढ़िया धंधे थे। जो इसका बेटा धीरज है वो भी यही काम करता है जो पिता करता है। इसलिए वो बेटी को इस बात को लेकर तैयार नहीं थे और इतना गुस्सा आता है कि वो उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन जब हमने कुछ और जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि जो माँ है, माँ ने, मंजू यादव ने,
बयान दिया था कि वो मौके पर ही नहीं थी और बेटा भी मौके पर नहीं था। लेकिन जब चाचा बयान देता है तो वो कहता है कि माँ मौके पर ही थी, यानी कि माँ का बयान और चाचा के बयान में एकदम विरोधाभासी है। यानी कि माँ भी कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस ने जानने की कोशिश की तो पुलिस को भी उसने यही कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है। ऐसी कोच को जो इस लड़की को साल 2021 में कोचिंग दी थी या इससे पहले भी उसने कोचिंग दी थी, तो उसकी कुछ चैट है जो बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। राधिका यादव ने अपने ही कोच से कहा था कि मैं अब इस घर से दूर जाना चाहती हूँ, मुझे चीन जाना है, लेकिन चीन अगर मैं चली गई तो वहाँ पर खाने पीने की बड़ी अजीब सी चीज़ मिलती है, इसलिए मुझे चीन पसंद नहीं है। लेकिन चीन मुझे खाने के मामले में बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं दुबई में चली जाऊँ, दुबई शायद ठीक रहेगा। इस तरह की चैट है और चैट जब वायरल हो जाती है, अब वायरल चैट वाकई राधिका की है या नहीं है तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि कोच से 2-3 दिन पुराने चैट थी जो वायरल हो जाती है, यानी कि लड़की पर कुछ बंदिशें ज़्यादा लग रही थी और लड़की इस बंदिशों से पूरी तरह से आज़ाद होना चाहती थी, यहाँ से निकलना चाहती थी। सोशल मीडिया पर जब हमने और जानने की कोशिश की कि इस लड़की को कोई अकाउंट हो, इसके फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो या इंस्टाग्राम पर हो, तो ऐसा लगा जैसे था तो, लेकिन सही जो है उसको वक्त से पहले डिलीट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया ताकि उसके बारे में जानकारी ना मिल सके। क्योंकि जब हत्या होती है 10:30 बजे के आसपास, गोलियां चलती हैं और पुलिस के पास सूचना पहुंचती है 1:30 बजे के आसपास। इन 3 घंटों में हुआ क्या था? क्या घर से ही उस लड़की को देर से ले आ गया था या कुछ और वजह थी, या फिर घर वालों ने डॉक्टरों को ये समझा दिया था कि आप पुलिस को फ़ोन मत करना, या पुलिस के सवालों से भविष्य में घिर ना जाएं। हो सकता है देर से ही अस्पताल में इस तरह के फ़ोन किया हो कि हाँ जी हाँ, एक जो है गोली लगी हुई एक लड़की आई है। तो हो सकता है कि कुछ इसमें 3 घंटे में आखिरकार हुआ क्या था? क्या डॉक्टर की लापरवाही से सूचना देर से पहुंची थी, या परिवार के लोगों ने ही थोड़ा इलाज कराने की वजह से थोड़ा टाइम लगा दिया था? साथ ही एक साल पहले एक वीडियो एल्बम बनाया गया था और उस वीडियो एल्बम में इस लड़की ने एक्ट किया था और इनामुल हक के साथ जो एक्टर होता है, उसमें जो उनके साथ जो फ़ोटो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं। और ये बताया जाता है कि इनामुल हक के साथ भी जो वीडियो है, दरअसल उसके पिता उस वीडियो को हटवाना चाहते थे और इसी बात में इनमें बाप और बेटी में नाराज़गी रहती थी। लेकिन वो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया था, वो वीडियो हट नहीं रहा था। शायद इसीलिए भी पिता को गुस्सा वो रील की वजह भी थी। लेकिन जब इसके बारे में मीडिया ने भी बातचीत करने की कोशिश की इनामुल हक से, तो उससे बात नहीं हो पाती, उसकी मैनेजर कल्पना से बात होती है, बातचीत हो जाती है। तो उसने कहा कि इनामुल हक का इस राधिका यादव से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, बल्कि डायरेक्टर ने 2 लोगों को अलग अलग लोगों को चुना था और उनसे एक्ट करवाया था, एक्टिंग कराई थी, अपने एक्टिंग करी और चले गए और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया था। उसी को वो तोड़ मरोड़ कर जो है मीडिया कर्मी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इसमें एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। इनामुल हक ने और उसके मैनेजर ने इस पूरे घटनाक्रम से दूर दूर तक संबंध ना होने की बात कही। हालांकि पुलिस भी ऐसी ही कोई बात करती है, लेकिन जब अगर हम बात करें पिता की, उस एकेडमी को बंद कराने की लगातार कोशिश कर रहा था और जैसे ही उसको ताने दिए जाते हैं, यदि ये बात सच है तो पिता ने 2.5 करोड़ रुपये क्यों दिए थे अपनी बेटी को? पिता जब ये जानता था कि बेटी अगर अच्छा खेलेगी तो उसके बाद फिर बहुत सारे जो विज्ञापन आते हैं जब खिलाड़ियों के, तो उससे करोड़ों रुपए इनकम होती है। क्या बेटी को फिर भी पैसे कमाती? इसलिए कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जो झोल ज़रूर नज़र आता है। अभी हालाँकि पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है कि वाक़ई पिता अपनी बेटी की कमाई की बात को लेकर जो पब्लिक उसे ताने दिया करती थी, उन्हीं तानों से परेशान था, या फिर कहीं कुछ और एंगल है जिसको छुपाया जा रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट उसको शायद डिलीट कर दिया गया है। ये वजह है या कुछ और है? पुलिस अपनी इस मामले में जाँच कर रही है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने 11 जुलाई 2025 को मीडिया में आकर अपनी बातचीत रखी थी, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद पुलिस पूरी तरह से इत्मीनान है। उसको ऐसा लग रहा है जो पिता ने बयान दिए हैं वही सही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हालाँकि जब मीडिया में कुछ ज़्यादा ही दबाव बनाना शुरू किया मीडिया ने, तब पुलिस कहती है कि हम हर एंगल पर जाँच करेंगे। क्या वाक़ई हर एंगल पर जाँच होने के बाद इस टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, क्योंकि जब उसकी कोई पैरवी ही नहीं करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कोर्ट कितना लचीला होता है, कानून कितना लचीला होता है, उस बेटी को शायद इंसाफ नहीं मिल पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और हो सकता है ऐसे ना जाने ऐसे सैकड़ों लाखों एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं। जब घर परिवार में मसले होते हैं ना, तो कोई पैरवी नहीं करता, और जब किसी केसों की पैरवी नहीं होती तो वो केस डंप हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।